हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, आपके लॉ के सिलेबस में हम चैप्टर आपका स्टार्ट किए थे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है, तो इसमें आपका सेक्शन 48 तक पिछले सेशन में कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम लोग अभी आगे के सेक्शंस कवर करेंगे, ठीक है, इस सेशन में। चलो, तो कल हमने पढ़ा था बेटा सेक्शन 48, थोड़ा से इसे रिवीजन कराते हैं। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड राइट्स। देखो क्या होता है, हमने बताया था बेटा कि आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट्स मिलते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट्स मिलते हैं। अब अलग अलग राइट्स होते हैं दोनों को। अगर आप किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट को चेंज करते हो बेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी मतलब कि कुछ कंडीशन बताए थे जो कि 3 कंडीशंस है। ठीक है ना? फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया था बेटा? ये प्रोविजंस कंटेन होने चाहिए मतलब कि किसमें? एमओए एओए के अंदर। ठीक है, चलो, वेरिएशन के से रिलेटेड प्रोविजंस कंटेन होना चाहिए आपके एमओए एओए के अंदर। उसके बाद हमने सेक्शन सेकंड बताया था। सेक्शन सेकंड वो सॉरी, सेक्शन नहीं, मतलब कंडीशन सेकंड में हमने ये बताया था बेटा कि अगर आप वेरिएशन करना चाहते हो जिस क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का, तो उससे क्या लेना पड़ेगा बेटा? कंसेंट लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, अब बात आती है भाई, आप 75% आर मोर, अगर जब फेवर में वोट रहती है, आपके फेवर में वोट रहेगी, तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका एसआर पास हो जाएगा। अब बचे हुए जो आपके अगेंस्ट वाले हैं, वो क्या करेंगे? भाई बोलेंगे कि हमारा राइट्स मत चेंज करो। तो अगर ये जो 25% है सपोज, तो इनमें से क्या होता है बेटा? अगर 3/4, ठीक है, 3/4 क्या करते हैं? ट्रिब्यूनल के पास जा करके भाई एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल फॉर, अब देखो भाई, कंपनी चेंज कर रही है, वेरिएशन कर रही है, तो वो लोग चाहेंगे कि चेंज ना हो, वेरिएशन ना हो। ठीक है ना? तो 3/4 कंसेंट, ये वो नहीं है। ओके ओके, हाँ देखो क्या है बेटा, ये आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से रिलेटेड है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब आप इक्विटी शेयर होल्डर का राइट चेंज कर रहे हो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में के राइट में कोई भी इफेक्ट आ रहा है, तो उनसे भी 75% कंसेंट लेना पड़ेगा बेटा। बस सिंपल सी ये बात है। ठीक है ना? चलो, उसके बाद थर्ड कंडीशन में हमने ये बताया था बेटा, थर्ड कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि द holders of at least 10% of the shares of the class who did not consent to vote favor of the regulation may apply to tribunal। हाँ, ये वो बात है बेटा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि 25% आप क्या करेंगे? वो लोग बोलेंगे कि हमें नहीं चेंज कराना अपना राइट्स, तो इसमें से 10% क्या करेंगे? जा करके ट्रिब्यूनल को क्या करेंगे भाई? एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन जब देंगे तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा भाई? या तो उसको ठीक लगेगा, बोलेगा कि भाई ठीक है राइट चेंज कर लो, या फिर वो बोल देगा कि राइट्स नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ा था। चलो, उसके बाद आपको ये इलिस्ट्रेशन बताए थे, एमसीक्यू करा दिए थे। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा, आगे क्या है? कॉल्स ऑन शेयर्स, ये भी बताए थे थोड़ा से, सेक्शन 49 से लेकर के 51। ठीक है, सेक्शन 49 से लेकर के 51 तक है। अब क्या होता है बेटा इसमें? जब आप शेयर इशू करते हैं बेटा, शेयर अपनी कंपनी के इशू करते हैं, तो आप भाई उसकी एक फेस वैल्यू रखते हैं। फेस वैल्यू सपोज 10 रुपए है, तो ये 10 रुपए हर शेयर होल्डर से एक बार में आप नहीं मंगाओगे भाई, इसे फ्रीक्वेंट मंगाओगे। ठीक है, छोटी छोटी कैपिटल मंगाओगे, जैसे कि पहले कुछ एप्लीकेशन में मंगा लोगे, फिर उसके बाद अलॉटमेंट में मंगाओगे। आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, शेयर उसमें 11th 12th में ये कब पढ़ा होगा? फाउंडेशन में पढ़ा होगा, बीकॉम में पढ़ा होगा। तो ऐसे आपको क्या किया जाता है भाई? पैसे मंगाए जाते हैं, कॉल किए जाते हैं। तो समझ में आया बेटा?
call on shares, the liability of a shareholder to pay the full value of the shares, मतलब जितना अमाउंट है 10 रुपए फेस वैल्यू वो पूरा पे करना पड़ेगा, और ये पूरी लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की, ठीक है ना, ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम which is currently partly paid up is enforced by making calls for payment। अब जैसे कि आपके ये शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, इन शेयर होल्डर से कंपनी मंगा लिए भाई 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर्स में। अब इस कंपनी ने भाई कितना मंगा लिया, 4 रुपीज मंगा लिया पूरा। अब अनपेड अमाउंट कंपनी क्या करेगी भाई, इन्फोर्स्ड करेगी, मंगाने के लिए कॉल करेगी, ठीक है ना। It is worth nothing there that every shareholder is under a statutory liability to pay the full amount of his shares, as section 10 subsection 2 declares that all money payable by any members, ठीक है, to company under the memorandum and article of association shall be debt due from him टू द कंपनी। देखो बेटा, अगर आप शेयर आपकी कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर है, तो आपको पता होगा जो शेयर होल्डर जितने शेयर होल्ड करेगा उतने के लिए लाइबल रहेगा, और ये सारी चीजें आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंटेन किया जाता है, ठीक है। चलो, अगर आपकी कंपनी गारंटी कंपनी है तो जितना अमाउंट शेयर होल्डर गारंटी के लिए भाई प्रॉमिस करेंगे, सपोज ये कहता है, ये तीनों मिलकर के मेंबर हैं, ये कंपनी ओपन कर रहे हैं, ये कहता है हम 10 लाख रुपए लगाएंगे, ये कहता है हम 15 लाख, ये कहता है हम 5 लाख, तो ये आपस में क्या कर चुके हैं, गारंटी दे दिए हैं। तो ये आपका कितने के लिए लाइबल होगा, 10 लाख के लिए, ये 15 लाख के लिए, ये 5 लाख के लिए, तो ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। चलो, तो ऐसा है, तो ये सारा अमाउंट एमओए के अंदर मेंशन रहेगा कि कौन शेयर होल्डर कितना के लिए लाइबल होगा, ठीक है। चलो, बट द लाइबिलिटी टू पे दिस डेप्ट अराइजेस ओनली व्हेन अ वैलिड कॉल हैज बीन मेड। सेक्शन 49 ले डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिफॉर्मिटी। देखो बेटा, आपका सेक्शन 49 क्या कहता है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर अभी ये लिमिटेड बाय शेयर है, मान लो ये कंपनी क्या की है, शेयर इशू की है, ये शेयर होल्डर सारे के सारे क्या किए हैं, शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो इससे 2 रुपए एप्लीकेशन में मंगाएगी, तो इससे भी 2 रुपए, इससे भी 2 रुपए, ठीक है। अब अलाटमेंट में फिर से 3 रुपए मंगाया जा रहा है, तो इससे भी 3 रुपए, इससे भी 3 रुपए, इससे भी 3 रुपए, ठीक है। मतलब कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जब आप क्या करते हो, कॉल करते हो कोई भी, ठीक है, शेयर्स को। चलो, तो अब देखो, एडवांस मनी भी मंगा सकते हो, बिल्कुल मंगा सकते हो। एडवांस सेक्शन 51 कंटेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिविडेंड राइट्स ऑन पेड अप अमाउंट। चलो, ये देखो, देखा दे रखा है बेटा, सेक्शन 49, कॉल शैल बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। कॉल क्या होनी चाहिए बेटा, यूनिफॉर्म बेसिस होना चाहिए। कॉल शैल बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस on all shares that are falling under the same class, ठीक है। call shall be made on a uniform basis on sale shares that are falling under the same class। बिल्कुल, जैसे कि अब सेम क्लास की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो उसकी फेस वैल्यू अलग होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो उसकी फेस वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है। चलो, ये नोट पढ़ा दिए थे बेटा, ये एग्जाम्पल आपको घर में करने के दिए थे, आई होप आपने किया होगा, ठीक है। चलो, इलिस्ट्रेशन भी घर में करने के लिए दिए थे, नहीं किए हो तो चलो करा देते हैं। देखो, एग्जाम्पल 6 दे रखा है, प्रिज्म ग्लास लिमिटेड इशूड 3 सीरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑल कैरी द नॉमिनल वैल्यू। मतलब कि एक कंपनी है जिसका नाम प्रिज्म है, प्रिज्म ग्लास, ठीक है, ग्लास लिमिटेड, और ये क्या करती है, इशू करती है इक्विटी शेयर 3 सीरीज में बेटा। इक्विटी शेयर्स को 3 सीरीज में इशू करती है। पहले सीरीज का फेस वैल्यू देखो बेटा कितना है, 100 रुपीज, 80 रुपीज, 55 रुपीज रिस्पेक्टिवली, ठीक। ऑल विल बी कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट क्लास ऑफ द शेयर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा,
डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ये डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स हैं। समझ में आया होगा बेटा। अभी देखो बार बार से आपके प्रोविजन से बता रहा था, क्लास ऑफ शेयर, क्लास ऑफ शेयर्स, तो ये डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स है। सिंस फॉर फर्स्ट कॉल शेयर इज फुल्ली पेड अप, ओके, no call can be made where as in case of remaining two class call can be made। मतलब देखो बेटा, अगर इसमें मंगाया जा रहा है बेटा तो इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये अलग क्लास हो गया है, ठीक है, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स हैं ये। चलो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स की मीनिंग समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है। चलो अब एक इलिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन में क्या दे रखा है, वेयर आर शेयर होल्डर्स पेड द फर्स्ट टू कॉल्स। मतलब एक कंपनी में शेयर इशू किया गया है, उसमें से एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जो कि टू कॉल्स आफ्टर अ ग्रेट डिले एंड निग्लेक्ट कर रहा है टू पे द थर्ड कॉल्स। मतलब तीसरी कॉल को पे करने के लिए वो निग्लेक्ट कर रहा है, and the directors being annoyed and call upon him to pay the whole amount due, in your opinion is called valid। बताओ, ये वैलिड है। देखो बेटा, अगर ये कंपनी क्या की है, भाई ये कंपनी है, एक शेयर होल्डर है उसका, अब उससे भाई दो कॉल मंगाया, कौन सी कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट टू कॉल्स मंगा लिया, ठीक है ना, अब वो निग्लेक्ट कर रहा है तो थर्ड, भाई वो लेट पे किया, डिले पे किया दो कॉल, अब उसे थर्ड कॉल मंगा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मंगा सकते हो, लेकिन उसमें से शेयर होल्डर क्या कर रहा है, होल अमाउंट पे करने के लिए उसे कह रहा है, तो होल अमाउंट के लिए वो वैलिड नहीं होगा बेटा। भाई जितना आप सारे शेयर होल्डर से मंगा रहे हो उतना उससे भी मंगाओगे, ठीक है। चलो, तो अ कॉल कैन नॉट बी मेड ऑन सम ऑफ द मेंबर्स ओनली, ओनली देखो एक शेयर होल्डर था ना यहाँ पे, अनलेस दे कंस्टिट्यूट अ सेपरेट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, हेंस सच अ कॉल शैल बी इनवैलिड। ओके बेटा, इन अगर आप सबसे सारा अमाउंट मंगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिड हो जाएगा। किसी एक शेयर होल्डर से आप पर्टिकुलर उससे मंगाना चाहते हो तो ये वैलिड नहीं होगा। चलो आगे आपका नेक्स्ट सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 50 बेटा, कॉल्स इन एडवांस। ये क्या है, कॉल्स इन एडवांस अभी हमने पढ़ा है। सेक्शन 49 यूनिफॉर्मिटी के बारे में बताता है वो, कि आप यूनिफॉर्म बेसिस पे अगर पैसा मंगाते हैं तो हर एक शेयर होल्डर से सेम अमाउंट मंगाओगे। अभी उससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, समझ में आ गया होगा आई होप। चलो आगे, कॉल्स इन एडवांस सेक्शन 50 दे रखा है बेटा, कह रहा है एज पर सेक्शन 50 अ कंपनी में इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। मतलब कि आप एडवांस में कॉल कर सकते हो, कब, जब आपके किस में अथोराइज हो बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथोराइज होगा तब, ठीक है ना, इट्स आर्टिकल्स। ओके, समझ में आया बेटा। हाँ, तो देखो बेटा, अगर आपको कॉल्स इन एडवांस मंगाना है तो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज होना चाहिए। ये कौन कहता है, सेक्शन 50 कहता है आपका, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर, एनी मेंबर, ठीक है, कोई भी मेंबर एडवांस में पैसा पे कर रहा है तो आप एक्सेप्ट करोगे यदि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज है, द होल आर पार्ट, चाहे वो पूरा पे कर रहा हो या पार्ट ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन एनी शेयर्स हेल्ड बाय हिम ऑल्दो नो पार्ट ऑफ द अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप। ठीक है ना, आपने कोई पैसा मंगाया नहीं लेकिन वो क्या कर रहा है, आपका पूरा पैसा पे कर रहा है या पार्ट ऑफ द अमाउंट पे कर रहा है, ये एडवांस में पे कर रहा है, तो ये अलाउड होगा यदि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है, ये ऑथराइज्ड है। ओके बेटा, चलो समझ में आया, नोट देखते हैं। सच एडवांस पेमेंट विल नॉट इंटाइटल्ड द मेंबर टू मोर वोटिंग राइट। देखो बेटा, आप की ये कंपनी है, इस कंपनी में
अब आप शेयर इशू कर रहे हैं बेटा, लेकिन कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग राइट के लिए आपके शेयर ले रहा है, ठीक है ना। ओके, तो इस केस में क्या होगा, एडवांस पेमेंट अलाउ नहीं होगा बेटा, ठीक है। उस मेंबर को एडवांस पेमेंट अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो मोर वोटिंग राइट्स एज कंपेयर्ड विद अदर मेंबर। जैसे अदर मेंबर होते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना है या जो भी करना है, वो उस लिए था तो उसमें अलाउ है। लेकिन कोई भी पर्सन है जो वोटिंग राइट के लिए केवल क्या कर रहा है, उस कंपनी में अपना क्या जमाना चाहता है, भाई इन्फ्लुएंस करना चाहता है उस कंपनी को, अपना उसमें डोमिनेंट पोजीशन पे बैठना चाहता है। इसके लिए अगर वो क्या कर रहा है, वोटिंग राइट सॉरी शेयर्स को ले रहा है, तो इस केस में एडवांस पेमेंट अलाउ नहीं होगा उस मेंबर को, जैसे कि अदर मेंबर को होता है। अनटिल ऑल हैव बीन कॉल्ड अपॉन टू पे, ठीक है। जब तक कंपनी मंगाएगी नहीं पैसा, तब तक आप पैसा नहीं पे करोगे। अनटिल ऑल हैव बीन कॉल्ड अपॉन टू पे। आई होप पॉइंट वन समझ में आया होगा बेटा। चलो पॉइंट टू, इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन सच एडवांस इफ परमिटेड बाय आर्टिकल। देखो बेटा, अगर आप ये मेंबर हो, भाई आपको पेमेंट अभी नहीं करना और आप पे कर दे रहे हो, ठीक है ना, एडवांस में दे दे रहे हो, तो आपको क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा। एडवांस पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन सच एडवांस परमिटेड बाय आर्टिकल। और कब ये मिलेगा आपको बेटा, जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, परमिटेड करता है। Here it is worth nothing that where the rate of interest is permitted by the article on such advance payment, same could be varied by the shareholder in general meeting, ठीक है। तो टू इलिस्ट्रेट अ रेट 6% में इंक्रीज टू 10% बाय द शेयर होल्डर। देखो बेटा, ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10% तक इंटरेस्ट मिल सकता है जो एडवांस में पेमेंट देगा मेंबर, ठीक है। कंपनी उसे क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, कितना, 10%। ऑल भाई 10% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जब परमिटेड रहेगा तभी अलाउ होगा बेटा, ठीक है ना। चलो आगे देखो क्या कह रहा है आपका, एग्जाम्पल 7, कोरिएंडर मसाला लिमिटेड है, एग्जाम्पल 7 में दे रखा है, इशू कर रहा है 10 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के। मतलब कि आपका 100 लाख रुपए शेयर कैपिटल होगा, ठीक है। 10 लाख इक्विटी शेयर्स है और 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है ईच, ऑन विच 6 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड, ठीक है। मतलब कितना मंगा रही है कंपनी, 6 रुपए पर शेयर मंगा रही है। तो बताओ बेटा, 10 लाख है, 10 लाख में 6 रुपए पर शेयर मंगा रही है, तो कितना हो जाएगा, 60 लाख अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, कह रहा है हैज बीन कॉल्ड टिल द अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाकी है। मतलब अलॉटमेंट तक का पैसा पूरा मंगा ली है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाकी है। अब 4 रुपए एट टू बी मेड, रीना होल्ड 10,000 शेयर्स ऑन विच सी हैज पेड होल ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। अब एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है रीना बेटा, ठीक है। वो 10,000 शेयर होल्ड कर रखी है और वो 10 रुपए पूरा पे कर रही है अपना। कंपनी कितना कॉल्ड की है, कंपनी कॉल्ड की है बेटा आपका 6 रुपीज, अभी 4 रुपीज रिमेनिंग बाकी है, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। लेकिन वो पूरा 10 रुपए पे कर रही है, ठीक है ना। तो इन द अपकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, शी वांट्स टू एक्सरसाइज हर वोट। तो इसके लिए अलाउ नहीं होगा बेटा, अभी हमने बताया, यदि आप वोटिंग के लिए क्या कर रहे हो, अपना एडवांस अमाउंट पे कर रहे हो, तो उसे परमिटेड नहीं होगा। एज द ओनर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, हाउएवर द कंपनी कैन नॉट परमिट, ये देखो बेटा, कंपनी क्या करेगी, कैन नॉट परमिट हर एज शी डज नॉट हैव वोटिंग राइट in respect of advance amount paid by her in respect of first and final call,
द रिस्ट्रिक्शन विल कंटिन्यू टिल द अमाउंट इज ड्यूली कॉल्ड बाय द कंपनी। जब तक कंपनी पूरा अमाउंट नहीं कॉल करेगी तब तक आप नहीं पे कर सकते हो। अगर आप पे करते हो तो आपको वोटिंग पावर भी नहीं मिलेगी, उसे हम अनपेड अमाउंट ही मानेंगे, पार्टली पेड शेयर ही मानेंगे। ठीक है, चलो एक इलिस्ट्रेशन देखो भी दे रखा है, कह रहा है मून स्टार मशीनरी लिमिटेड इज अथोराइज्ड बाय आर्टिकल। मतलब देखो बेटा, आर्टिकल में अथोराइज्ड है एक्सेप्ट होल अमाउंट और एनी पार्ट ऑफ अमाउंट रिमेनिंग अनपेड कॉल्स फ्रॉम एनी मेंबर इवन इफ नो पार्ट ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन कॉल्ड बाई अप बाई इट्स, जैसे कि आनंद। ठीक है, अ शेयर होल्डर डिपॉजिट इन एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन हिज पार्टली पेड अप शेयर विदाउट एनी कॉल बीइंग मेड, द कंपनी एडवाइज द सॉरी, मतलब कि कंपनी अभी मंगाई नहीं है बेटा। ठीक है, वो पूरा अमाउंट अपना पे कर रहा है, जो कि आनंद एक शेयर होल्डर है, डिपॉजिट कर रहा है एडवांस में द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन हिज पार्ट पेड अप शेयर विदाउट एनी कॉल्स बीइंग मेड बाय द कंपनी। एडवाइज करो कंपनी अबाउट द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टिंग मनी इन एडवांस में। बताओ बेटा, तो वैलिड होगा क्योंकि इसमें क्या है बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि आप एडवांस में किसी भी मेंबर के द्वारा एक्सेप्ट कर ले सकते हो अनपेड अमाउंट, वो अगर पे करना चाहता है तो। ठीक है, बट एक्सेप्ट में अभी हमने बताया था बेटा, एक्सेप्ट में आपका क्या नहीं होना चाहिए, अगर वो मेंबर सपोज आनंद जो होता, वो किसी मीटिंग के लिए, मीटिंग में वोट के लिए, अगर वो भाई वोटिंग पावर को रेज करने के लिए अपनी, अगर ये एडवांस अमाउंट पे करता तो यहाँ पे क्या होता, इनवैलिड होता। लेकिन अभी इस केस में क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। इन व्यू ऑफ द ऑथराइजेशन गिवन बाय द आर्टिकल, मून स्टार मशीनरीज लिमिटेड बाय इज परमिटेड टू एक्सेप्ट द एडवांस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अनपेड कॉल्स फ्रॉम आनंद। इन अदर वर्ड दिस इज अ वैलिड ट्रांजेक्शन। ये क्या रहेगा बेटा, आपका वैलिड ट्रांजेक्शन रहेगा। ओके, आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। चलो बेटा, आगे देखो, आपका नेक्स्ट सेक्शन दे रखा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू पेड अप अमाउंट। मतलब ये क्या है बेटा, चलो ध्यान से सुनो। क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को क्या पे करना है, डिविडेंड पे करना है। ठीक है ना, अब सपोज ये कंपनी इशू कर रखी है अपने शेयर्स। ठीक है, तो अब ये क्या की है, इनको शेयर इशू कर रखी है, तो इसमें से सपोज फेस वैल्यू कुछ है, ठीक है, 10 रुपए मान लो, और इसने अपना 4 रुपीज 4 रुपीज 4 रुपीज सारे के सारे शेयर होल्डर से मंगा ली। मतलब ये पेड अप कितना हो गया बेटा, 4 रुपए। ठीक है ना, तो जिस प्रपोर्शनेट में अमाउंट पेड अप है, उस प्रपोर्शनेट में जब कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उसी प्रपोर्शनेट में उनको मिलेगा। ठीक है, चलो, तो देखो क्या कह रहा है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू पेड अप अमाउंट। ठीक है, मतलब डिविडेंड उस तरीके से दिया जाएगा बेटा जिस तरीके से इनका पेड अप अमाउंट होगा कंपनी के पास। द कंपनी सो अथोराइज बाय आर्टिकल। ठीक है, और ये आर्टिकल में आपका अथोराइज होना चाहिए, मे बी परमिटेड टू पे डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। ठीक है ना, हर एक शेयर में जितना अमाउंट पे किया गया है उसके प्रपोर्शन में डिविडेंड पे किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में डिसाइड टू पे डिविडेंड ऑन अ प्रो राटा बेसिस। बिल्कुल, इफ ऑल द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट इक्वली पेड, हाउएवर इन द केस ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज ऑलवेज पेड एट अ फिक्स। मतलब देखो, ये नोट में लिखा हुआ बेटा कि आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनका तो डिविडेंड फिक्स होता है बेटा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर सपोज क्या कर रखे हैं, ये पार्टली पेड कर रखे हैं अपने अमाउंट, तो जिस प्रपोर्शनेट में ये अपनी पैसे अपनी कैपिटल को क्या कर रखे हैं, कंपनी को पे कर रखे हैं, उसी प्रपोर्शनेट में क्या होगा बेटा, यहाँ पे अब बताओ, उसी प्रपोर्शनेट में आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा, नेक्स्ट सेक्शन, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम आर अ डिस्काउंट। ठीक है,
एट अ प्रीमियम आर अ डिस्काउंट, सेक्शन 52, सेक्शन 53। सेक्शन याद रखना बेटा। अभी हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े? सेक्शन 49 पढ़ा, सेक्शन 50 पढ़ा, सेक्शन 51 पढ़ा बेटा। इन तीनों सेक्शन में क्या बताया गया था? इसमें बताया था यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म बेसिस में आप कॉल करोगे। ठीक है, मनी को, शेयर्स के पैसे को कॉल करोगे यूनिफॉर्म बेसिस पे। फिर उसके बाद आपको हमने 50 में क्या बताया? 50 में ये बताया गया, और उसके बाद 51 में बताओ। 50 और 51 में अभी हमने दोनों को बताया। बताओ क्या होगा? चलो देखो, 51 में हमने बताया कि आपका डिविडेंड पे किया जाएगा, तो उस प्रपोर्शन में पे किया जाएगा जिस प्रपोर्शन में उनका पैसा पे होगा कंपनी को। ठीक है, उसके बाद 50 में हमने क्या बताया बेटा? 50 में हमने बताया कि आप एडवांस मनी पे करेंगे जब वो दो तीन कंडीशन एग्जिस्ट होगी। कौन कौन सी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होना चाहिए बेटा? आपका परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन वोट के लिए मंगा रहा है तो उसको क्या नहीं मिलेगा? एडवांस अमाउंट पे करने को अलाउंस नहीं मिलेगा। चलो, तो एक कंडीशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और एडवांस जो होगा वो उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। किस केस में बेटा? जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिटेड होगा तब। तो ये दो सेक्शन हो गए बेटा। बताओ, पहला सेक्शन एडवांस कॉल मनी रिसीव्ड। फिर उसके बाद 51 में आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप अमाउंट। ओके, चलो, इन सब की समरी बना लेना बेटा, तभी ये याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। अब आपके दो सेक्शन आ रहे हैं 52 एंड 53, जिसमें आपका भाई 52 दे रखा है किसके बारे में? बताओ, प्रीमियम के बारे में, और सेक्शन 53 दे रखा है डिस्काउंट के बारे में। अब ये प्रीमियम और डिस्काउंट होता क्या है? चलो देखो, जैसे कि आप देखो यहाँ पे अभी दे रखा है, यहाँ पे फेस वैल्यू है कंपनी का 10 रुपए, और ये अपने शेयर इशू कर रही है। ठीक है ना, इशू कर रही है। तो अब मान लो इस कंपनी के, भाई ये कंपनी बहुत फेमस है। ठीक है ना, इसके शेयर मार्केट में अगर आएंगे तो वो तुरंत क्या करेंगे? बिक जाएंगे। तो बिकते हैं तो ये कंपनी क्या करती है बेटा? अपने शेयर प्रीमियम में बेचती है। मतलब इसमें 2 रुपए प्रीमियम ऐड करके इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? 12 रुपीज हो जाएगी। ठीक है ना, जिसमें से 10 रुपए फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम है। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग अलाउ होगा बेटा? सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग आपको अलाउ किया जाएगा। चलो, उसके बाद आपका फिर सेक्शन 53 आता है। सेक्शन 53 क्या कहता है? जैसे फेस वैल्यू आपका 10 रुपीज है, तो डिस्काउंट में आप पे करोगे, आई मीन डिस्काउंट में इशू किए जाएंगे 8 रुपए में। लेकिन ये क्या है बेटा? आपका प्रोहिबिटेड है। डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं किया जाता है। डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं किया जाता है। ठीक है ना, नॉट अलाउड। ओके, चलो, अब कब इशू किया जाता है उसके एक्सेप्शन है बेटा। ठीक है, एक्सेप्शन में आएगा आपका, यदि आप क्या कर रहे हो? अपने भाई एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहे हो, तो उसके केस में डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। ठीक है, चलो, हमने इन दोनों सेक्शन के मतलब कंक्लूजन बता दिए बेटा। अब हम लोग देखते हैं लॉ में लिखा क्या है। ठीक है, चलो, लॉ लॉ क्या कहता है? issue of shares at a premium and application of a premium, section 52, section 52, since there is no restriction imposed by act। मतलब कोई एक्ट इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। ठीक है, अगर आप अपने कंपनी के शेयर्स ज्यादा में बेच रहे हो बेटा, तो उसमें एक्ट से कोई मतलब ही नहीं। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि आप ज्यादा में बेचोगे भाई, तो खुद ही लोग आपके शेयर्स नहीं सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, कोई अब जैसे कि मार्केट में आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अगर बिक रहा है बेटा, सेल कर रहे हो, तो आप की मर्जी,
आप अगर ज्यादा बेचना चाहते हो तो आप क्या करो बेटा, डिस्काउंट में बेचो। अगर आप ज्यादा नहीं बेचना चाहते हो तो आप उसको कॉस्टली बेचोगे, ठीक है ना। ये एज पर चॉइस है बेटा। तो इसी तरह इसको इशू ऑफ शेयर्स को भी समझ सकते हो कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे प्रीमियम जितना लगाए, आपकी मर्जी। On the sale of shares at a premium, hence, if the market exists, a company may issue its shares at a price higher than फेस या नॉमिनल वैल्यू। हमने अभी देखो बताया, फेस वैल्यू कितना है 10, अब इशू कितने में किया जा रहा है 12 में। तो हाइयर जितना है वो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रीमियम। बट द एक्ट डज नॉट रेगुलेट द डिसबर्समेंट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज अ प्रीमियम थ्रू सेक्शन 52। आगे नोट में देखो लिखा है, कह रहा है द पावर टू इशू शेयर एट अ प्रीमियम नीड नॉट बी स्पेशली प्रोवाइडेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कोई एक्ट वगैरह, कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेशली मेंशन नहीं करना कि भाई हमें प्रीमियम शेयर इशू करना है तो इसलिए हम पहले से अपना जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे तो उसमें ये चीज लिखेंगे ना, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सेबी गाइडलाइंस हैव टू बी ऑब्जर्व बाय लिस्टेड एंटिटीज। अगर लिस्टेड एंटिटीज है भाई तो सेबी की गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होंगे। एंड रेगुलेशन इंडिकेट्स व्हेन एन इशू हैज टू बी एट पार एंड व्हेन प्रीमियम इज चार्जेबल। तो आपको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा यदि आपकी लिस्टेड कंपनी है। व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन फेस देयर फेस वैल्यू, द शेयर्स आर सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम। देखा बेटा, मतलब आप फेस वैल्यू से ज्यादा में अगर अपना शेयर इशू कर रहे हैं तो वो क्या है बेटा, शेयर इशू हो रहा है एट अ प्रीमियम एंड द डिफरेंशियल अमाउंट इज टर्म्ड एज प्रीमियम। और जो दोनों का डिफरेंस होगा बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। चलो एग्जाम्पल में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है। से एग्जाम्पल 8, अ शेयर हैविंग फेस वैल्यू 10 है, इज इशूड एट अ प्राइस ऑफ ₹14। बताओ बेटा, फेस वैल्यू 10 है और आप इशू प्राइस दे रखे हो कितना, 14। फेस वैल्यू कितना है, 10, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4। ये आपका क्या बनेगा बेटा, प्रीमियम। आया समझ में। चलो ये देखो लिखा है द अमाउंट ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू दैट इज ₹4 क्या बनेगा, आपका प्रीमियम बनेगा। चलो प्रैक्टिकल इंसाइट दे रखा है, चलो एक ये दे रखा है। एक नोट के अंदर देखो ऐसे समझा रखा है, कह रहा है XYZ लग्जरी आईपीओ ओपन हो रहा है मार्केट में। कब ओपन हो रहा है बेटा, सितंबर 2000, मतलब कि 28/2022, मतलब कि 28 सितंबर 2022 में एक आईपीओ आ रहा है मान लो, ठीक है। चलो ये 28 सितंबर 2022 पहले का एग्जाम्पल है, एंड क्लोज ऑन 30 सितंबर, ठीक है। द डेट ऑफ लिस्टिंग इन एनएससी, एमएससी मतलब एनएससी के अंदर ये स्मॉल है, ठीक है ना, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग लिस्ट हो रही है। एसएमई वाज अक्टूबर 2022 ट्यूसडे, फिक्स्ड इशू प्राइस अगेन द फेस वैल्यू 10 पर शेयर है, कितना, 10 पर शेयर है फेस वैल्यू इसका, इज 40 पर शेयर, हेंस प्रीमियम चार्ज ₹30। अब देखो बेटा, आप आईपीओ मार्केट में अपना लॉन्च करते हो तो आप चाहते हो आपके आईपीओ क्या हो जाए, ज्यादा सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है ना, ओवर सब्सक्राइब हो। मार्केट में अंडर सब्सक्राइब होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अब भाई क्या किया जाता है, आईपीओ में रेंज दिया जाता है। ये आईपीओ ऐसे ही होता है बेटा, सेम टू सेम जैसे प्रैक्टिकल दे रखा है, देखो ऐसे ही आते हैं आईपीओ आपके। चलो आगे देखो बेटा, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सब सेक्शन 1। ओके, अब जो आपका प्रीमियम अमाउंट आया है,
आप उसे कहाँ ट्रांसफर करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल दैट शैल बी ऑब्जर्व्ड इन रिगार्ड टू प्रीमियम में बी रिसीव्ड इन कैश आर in kind. The amount of a premium so received whether in cash or in kind shall be carried to be separate account, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। The amount to be credit of the share premium account has to be maintained with the same सैंक्सिटी दे रखा है एज पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब ये क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट हैज टू बी मेंटेन विद द सेम सैंक्सिटी एज पेड अप शेयर कैपिटल। जैसे आप पेड अप शेयर को मेंटेन करते हैं वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को मेंटेन करेंगे। इट कैन बी रिड्यूस्ड ओनली इन द मैनर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड। जब आप पेड अप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हो मतलब बाईबैक करते हो तब ये भी रिड्यूस होता है। अंडर दिस एक्ट लिबर्टी इज हाउएवर गिवन टू यूज द फंड इन सब सेक्शन 2 एंड 3। मतलब इनका फंड का यूज कब और किसके लिए किया जाता है उसकी बात किया जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में। तो आपको भाई सेक्शन 52 समझ में आया होगा बेटा, आई होप। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपका क्या करेंगे? सबसेक्शन 1 हो गया है, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग भाई। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ओके, बाय बाय।